हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीलर अर्थात बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पर मैथ के अति लघुत्तरी प्रश्न के बारे में बात करेंगे। जैसा कि अति लघुत्तरी प्रश्न कहने का मतलब ये है कि आपका सीरीज चल रहा है, तो ये सीरीज का अति लघुत्तरी प्रश्न कराया जा रहा है। 78 क्वेश्चन तक कराया जा चुका है। अभी जो बात करेंगे अभी जो बात करेंगे वो 79 क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 79 क्वेश्चन और 78 क्वेश्चन तक कराया जा चुका है। ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरीके से देख लिए होंगे 78 क्वेश्चन तक। और अगर आप श्योर है कि अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे प्रश्नों को, तो किसी भी प्रकार का कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। 18 से 20 नंबर बड़े आराम से आपका आ जाएगा। ठीक है। आज हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो एग्जाम में पूछा गया है, उस चीज पे थोड़ा सा विशेष फोकस करेंगे। बाकी बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी रहेंगी कि जो प्रश्न पूछा नहीं गया है। और बात तो हम सभी पे कर लेंगे, चर्चाएं सभी पे कर लेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पे विशेष तौर से फोकस किया जाएगा, जिससे कि वो चीजें आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है। और जैसे ही हमारा ये अति लघुत्तरी प्रश्न खत्म हो रहा है, जैसे ही अति लघुत्तरी खत्म होता है, इसके बाद हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न की बात कर लेंगे, जिससे कि आपका कहीं से भी कोई भी प्रश्न कहीं छूटे ना। ठीक। अगर कहीं आपको मैथ में दिक्कत है, तो यहाँ पे सारी चीजें एक एक क्वेश्चन को सही तरीके से बताया जा रहा है, आप उसको देख लीजिए। अगर कहीं से कोई दिक्कत है तो आप कमेंट अवश्य करिएगा। ठीक। तो चलिए हम लोग बिना समय को इन्वेस्ट किए हुए अपने मंजिल की तरफ चलते हैं। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और लास्ट में अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए, 79 क्वेश्चन कर रहा है, अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। ये प्रश्न पूछा नहीं गया है, लेकिन हम इस पर चर्चा कर लेंगे। अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? तो देखिए, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में ना लिख सकें, अर्थात जिन्हें हम परिमेय संख्या न कहें। जैसे लिखिए, इसको देखिए, हम ये बता रहे हैं, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में ना लिख सके ना लिख सके अर्थात अर्थात जो परिमेय संख्या ना हो, जो परिमेय संख्या ना हो, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात कर लें, एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये हो जाएगा, जैसे अंडर रूट 2 की बात कर ले, अंडर रूट 5 की बात कर ले, इसे हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। अंडर रूट 6 की बात कर ले, अंडर रूट 3 की बात कर ले, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे परिमेय संख्या के रूप में ना लिखा जा सके। ठीक है। या अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में ना लिख सके। अब पी बटा क्यू के रूप में हम किसे लिख रहे हैं?
परिमेय संख्या को ही तो पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो जब पी बटा क्यू को परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं तो पूछ क्या रहा है, अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, तो उसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 80 कह रहा है समप्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। यानी सम प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो ये सम को मिला के ये पूछ रहा है सम संख्याएं किसे कहते हैं। तो सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दो से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, यानी जो दो से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो सम संख्या वह संख्या होती है, वह संख्या होती है जो जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। सम प्राकृतिक संख्या कहलाती, सम प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक, जैसे जैसे की बात करें, अगर जैसे जैसे क्या, जैसे दो हो जाए, चार हो जाए, छह हो जाए, आठ हो जाए, 10 हो जाए, 12 हो जाए, 14 हो जाए, 16 हो जाए, 18 हो जाए, ये सभी क्या है, ये समप्राकृतिक संख्याएं हैं। ये दो से पूरी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएंगी, दो से दो कट जाएगा, चार भी दो से कट जाएगा, दो दूनी चार, दो तिहाई छह, दो चौका आठ, दो पंचे 10, दो छह 12, दो सत्ते 14, दो अट्ठे 16, दोनों 18, जितनी भी संख्याएं हैं और ऐसी इस तरीके से बढ़ती रहेंगी। ये जितनी भी संख्याएं हैं सब दो से पूरी पूरी क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। अगर दो से पूरी पूरी विभाजित हो जा रही हैं तो ये संख्याएं हमारी कौन सी संख्या होंगी, प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। ठीक, अगला कह रहा है प्रश्न नंबर 81, देखिए प्रश्न नंबर 81 कह रहा है कि विषम प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। क्या, विषम प्राकृतिक संख्या है, यानी जो संख्या दो से विभाजित ना हो, इसको लिख सकते हैं विषम प्राकृत संख्या वह संख्या है जो दो से विभाजित न हो। विषम प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे जैसे आपका हो जाए, एक हो जाए, तीन हो जाए, पांच हो जाए, सात हो जाए, उसके बाद नौ हो जाए, 11 हो जाए, 13 हो जाए, ये सभी संख्याएं क्या है, दो से विभाजित नहीं होंगी, ये दो से विभाजित नहीं होंगी। तो जो दो से विभाजित नहीं होंगी वो क्या कहलाएगी, विषम प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो यही है, विषम प्राकृत संख्या वह संख्या है जो दो से विभाजित ना हो, विषम प्राकृत संख्या कहलाती है। ये सब प्रश्न पूछा नहीं गया है लेकिन जानना जरूरी है, क्योंकि बेसिक चीजें हैं, अगर ये पता नहीं रहेगा तो दिक्कत होगी। कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो स्पेशली वो सवाल नहीं आता है लेकिन कहीं ना कहीं उसका प्रयोग होता है, इसलिए इसको जानना जरूरी होता है। जैसे देखिए प्रश्न नंबर 82 क्या कर रहा है, कह रहा है एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए, कुल कितने प्रतिशत कप
बिकेन 2019 में प्रश्न पूछा है। और ये सवाल जो है ये परसेंटेज से सवाल है। तो देखिए इसको हम नॉर्मली आपको इस तरीके से समझाएं कि जैसे दुकानदार के पास कुल कितना कप था, 60 कप था, और कितना कप बिका, 40 कप बिका। अब इसी को प्रतिशत में बदल देना है। तो जैसे नॉर्मली आप देखिए जब आप हाई स्कूल इंटर पास किए होंगे तो कहे होंगे कि हमारा पूर्णांक कितना है। जैसे हाई स्कूल पूर्णांक कितना होता है, 600 होता है। अब 600 में पता चली कि कितना पाए हैं, मान चलिए कि 520 नंबर पा गए हैं। 600 में 520 नंबर पाए हैं। अब इसको चेंज करना है परसेंटेज में, तो क्या करते थे आप, 520 नंबर इंटू क्या, प्रतिशत में चेंज करना है, 100 पूरा करेंगे और भागे टोटल कितने का नंबर का, टोटल कितने नंबर का था, मीन्स कितना उसका पूर्णांक था, तो क्या करेंगे नीचे 600 से भाग दे देंगे। यानी जितने नंबर का मार्क्स था पूरा टोटल, ये पूर्णांक कितना था, पूर्णांक 600 था। और प्राप्तांक आपने कितना पाया है, 520, ये प्राप्तांक है ना, ये प्राप्तांक है। तो प्राप्तांक इंटू 100 बटा क्या, पूर्णांक। अब यहीं से आप क्या काट पीट देते थे, उसके बाद गुणा कर लेते थे तो आ जाता था। उसी तरीके से ये भी है कि टोटल 60 कप है, मतलब ये जो 60 है ये पूर्णांक हो गया, पूर्णांक नीचे चला जाएगा। और 40 कप बिक गया, कितना कप बिक गया, 40 कप बिक गया। अब इसी को किसमें बदलना है, प्रतिशत में। जब प्रतिशत में लाना है चिन्ह, तो 100 का क्या करना होता है, मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। तो कर दीजिए, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, काट दीजिए, दो से काट दीजिए, दो दूनी चार और दो तिया कितना हो गया, 6 हो गया। तो आया कितना, 100 दूना 200, 200 को बटा कितना हो गया, 3। अब का भाग दिए, 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18, ये इसी तरीके से भाग चला जाता जाता आगे बढ़ता रहेगा। ये पूरी तरीके से कटेगा नहीं। तो इसका जो परसेंटेज है वो 66.66% आएगा। यानी कुल कब कितने प्रतिशत मिले, आप यहाँ दिखा सकते हैं, कुल कब 66.66% बिके, क्या हुए, इतने प्रतिशत कब बिके, 66.66%। ये प्रश्न 2019 पूछा गया, बहुत ही सिंपल सवाल है। हमने आपको समझाने के लिए आपका एक बेसिक कंसेप्ट लिया है, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल ले रखा है कि आप जो, जैसे हाई स्कूल है तो हाई स्कूल में कितने का पूर्णांक होता है, और बटा आपने सॉरी कितना पूर्णांक होता है और आपने कितना पाया है, जितने पाए हैं उतने बटा पूर्णांक, और वो इतने परसेंट में चेंज करना है तो 100 से करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, 83 नंबर कह रहा है, एक गांव में महिलाओं की संख्या महिलाओं की संख्या 4a+3ab प्लस 2b² तथा पुरुषों की संख्या 5ab+2b² -6c है। पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी, कितनी मतलब घटाना, कितनी अधिक है। यानी पुरुषों की जो संख्या है महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो पुरुषों की संख्या कितनी है, यानी पुरुषों की संख्या में से महिलाओं की संख्या को क्या करना होगा, घटाना होगा। क्योंकि यहाँ प्रश्न ही देखिए पढ़िए, पुरुषों की जो संख्या है, जो पुरुषों की संख्या है वो महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो पुरुषों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ आप लिख लीजिए पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या कितनी है, 5ab+2b² -6c। और महिलाओं की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या कितनी है, 4a प्लस 3ab और +2b²। ठीक, ये है, ध्यान दीजिएगा। क्या करना है, घटाना है, घटाने पे इसको क्या करना है, घटाना है, घटाने पर। तो जब घटाते हैं तो चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है, ये वाला प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब 4a ये है, और ऊपर कहीं ए है नहीं है, तो नहीं है तो ये इसी तरीके से छोड़ दीजिए। ये देखिए
5ab है और ये 3ab है, तो 5ab में से 3ab घट जाएगा। इसको तो पहली बात तो -4a लिख ही लीजिए, लिख लिए हम इसको। अब ये 5ab और 3ab, 5ab में से 3ab घट जाएगा तो प्लस, चिन्ह प्लस का इसलिए लगेगा, क्यों? क्योंकि ये बड़ा है, जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगता है। 5 में से 3 गया 2ab, ठीक। अब ये 2b², ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, तो इससे ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, -6c। यही हो जाएगा आंसर, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको अगर आप लिखना चाहते हैं सही तरीके से तो प्लस वाले को पहले कर लीजिए, 2ab, उसके बाद क्या लिख लीजिए, -4a लिख लीजिए, ये वाले को फिर माइनस क्या, 6c। तो पुरुषों की जो संख्या है महिलाओं की संख्या से इतना अधिक होगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर। कितना अधिक होगा, 2ab -4a -6c, इतना क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। एक गांव में करा था ना, एक गांव में महिलाओं की संख्या 4a+3ab+2b² तथा पुरुषों की संख्या 5ab+2b² -6c है। तो पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है? तो जो पुरुषों की संख्या है महिलाओं की संख्या से क्या करेंगे, पुरुषों की संख्या में से महिलाओं की संख्या घटा देंगे, तो जितनी अधिक रहेगी उतना आंसर आ जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हुए प्रश्न है, 2017 में पूछा है दोनों सवाल। कह 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। क्या लिखिए, उत्तरवर्ती। इसको बताया गया है, उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती, इसका मतलब क्या होता है बताया गया है। उत्तरवर्ती हुआ, और जैसे पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए, 3 अंकों की बड़ी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 999, 3 अंकों की बड़ी संख्या। अब देखिए, उत्तरवर्ती, अनुवर्ती, ये सब बताया गया है। अनुवर्ती क्या चीजें होती हैं, सब एक ही होती हैं। उत्तरवर्ती का मतलब होता है एक संख्या आगे, तो 999 का उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती बराबर कितना हो जाएगा, 999 में एक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1000। कितना हो गया, 1000 आंसर हो गया, ठीक है। बस यही करना था, बस ध्यान रहे उत्तरवर्ती अनुवर्ती ये दोनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं। और पूर्ववर्ती का मतलब क्या हो जाता है, एक अंक पीछे, जो भी दिया रहेगा उससे एक अंक पीछे, ठीक। 1 मिनट। अगला सवाल ये कह रहा है, प्रश्न नंबर 85 कह रहा है कि 0.085 को प्रतिशत बदलिए। कुछ नहीं करना है, 2017 में प्रश्न पूछा गया है, कितना अच्छा प्रश्न है कि कह रहा है 0.085 को प्रतिशत में बदल देना है बस। इसको क्या कर देना है, प्रतिशत में बदल देना है। तो देखिए, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना होता है, 100 का क्या कर देना होता है, मल्टीप्लाई कर देना होता है। अगर कोई चीज प्रतिशत में है, जैसे 4% में है, इसको प्रतिशत हटाना है, तो क्या करते हैं, प्रतिशत को हटाइए और नीचे 100 लगाइए। लेकिन अगर ये 4 लिखा है और कह दे कि इसको प्रतिशत में चेंज करिए, तो 100 से गुणा 100 से भाग कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, 100 से गुणा और 100 से भाग। तो देखिए, 0.085 इसी को बदलना है प्रतिशत में, तो इसमें 100 से गुणा कर दीजिए और 100 से क्या कर दीजिएगा, भाग कर दीजिएगा। भाग कभी करिएगा नहीं, ऊपर वाले गुणा कर लीजिएगा। तो ऊपर जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 जीरो है ये, 2 से ये तो यानी एक 8.5 आ जाएगा, 8.5 बटा 100। अब इसको किस में लाना है, प्रतिशत में लाना है। जैसे ये था
कि अभी ये 4/100 लिखा है, अगर इसको प्रतिशत बदलना है तो तुरंत ये प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए, 100 हटा दीजिए। तो यही 8.5 को लिख करके प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए, 100 अपने आप हट जाएगा। यानी 8.5, 0.8, 0.085 को प्रतिशत में बदलिए, तो 0.085 को जब हम प्रतिशत में चेंज किए तो आ गया कितना, 8.5% आ गया। ठीक, ये आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये सब सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कह रहा है 15 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कह रहा है 15 के अभाज्य गुणनखंड, यानी 15 ऐसी जो संख्या 15 है, ये इस 15 को कौन कौन सी संख्या इसको विभाजित करती होगी वही लिखना है, और वो भी क्या, अभाज्य गुणनखंड। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 15 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, पहली बात तो ये किससे कटेगा, 1 से कट जाएगा। उसके बाद क्या ये 2 से कटेगा? नहीं। फिर किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा। फिर क्या ये 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। फिर 5 से कटेगा? हाँ, 5 से कट जाएगा। उसके बाद किससे कटेगा? 6 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, ये सीधा आप किससे कट जाएगा, यानी अब ये स्वयं 15 से कर सकता है। लेकिन 15 के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ जो 15 के अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है वो 15 का अभाज्य गुणनखंड 1, 3 और 5 हो जाएगा, बस यही। ठीक, 1, 3, 5। क्यों? क्योंकि अगर हम 15 का खंड करना चाहें तो क्या करेंगे, 1 तिक्के 3 पचे 15, यही से क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसको गुणनखंड करना है इसका, कि 15 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो यही सा गुणनखंड हो गया। 15 का होएगा 1 × 3 × 5, ये सब गुणनखंड। ठीक, 2017 में प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 87 क्या कर रहा है, 350 का 10% कितना है? कितना आसान सवाल है, 2016 में प्रश्न पूछा गया है। 1 नंबर का प्रश्न होगा आपका, क्योंकि अति लघु उत्तरीय प्रश्न आप पढ़ रहे हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होता है, जो हमारा अति लघु उत्तरीय, लघु और बहुविकल्पी, बहुविकल्पी, ठीक, और लघु उत्तरी। देखिए ये जो अति लघु उत्तरीय है ये भी 1 नंबर का होता है, बहुविकल्पी भी 1 नंबर का होता है। लेकिन जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होता है वो 2 नंबर का होता है। तो जो अभी आप पढ़ रहे हैं वो एक एक नंबर का पढ़ रहे हैं, एक सवाल 1 नंबर का होगा। लेकिन जैसे ही हम ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म करेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे, तो वहां लघु उत्तरीय प्रश्न कितने नंबर का हो जाएगा, 2 नंबर का हो जाएगा। ठीक, तो इस चीज को पता होना चाहिए। क्योंकि पता इसलिए जरूरी हमको इसलिए है जानना, इसलिए है क्योंकि अगर पता नहीं रहेगा तो पता चले कि हम अति लघुत्तरीय प्रश्न को खूब बड़ा सा ढेर सारा उसमें लगाते रह रहे हैं, बोल रहे हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। एक लाइन में आपका आंसर हो जाना चाहिए। समय की बचत करिए, 25 नंबर का रहेगा, 1 घंटे का पेपर रहेगा। जो इसका पूर्णांक होता है मैथ का, वो पूर्णांक 25 का होता है। और जो टाइमिंग होता है, जो समय होता है वो 1 घंटा होता है। 1 घंटा सफिशियंट भी है, लेकिन अगर आप सही नहीं पकड़ पाए, सवालों को नहीं पकड़ पा रहे हैं, सवाल नहीं हो पा रहा है, तो 1 घंटा बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जब आप पढ़े रहेंगे तो 1 घंटे में बड़े आसानी से आप सवालों को हल कर लेंगे। क्योंकि कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं आपके एग्जाम में जो आपके फंसा के रखते हैं, उसमें समझ आता है। तो इसलिए बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय प्रश्न में कम से कम समय दीजिए, फटाफट सवालों को करिए। और ये जल्दी जल्दी सवाल तभी होगा जब आप सवालों को, ज्यादा से ज्यादा सवालों को आप टच किए रहेंगे। जब तक ज्यादा से ज्यादा सवालों को नहीं लगाए रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मैथ का एक सिलेबस होता है, बाकी सिलेबस और पैटर्न होता है, बाकी सवाल वो अपने हिसाब से बना देते हैं कि किस तरीके से सवाल को बनाना होता है। ठीक है, तो मैथ का इसीलिए जरूरी नहीं होता कि मैथ में यही प्रश्न आ रहा है तो यही आएगा। जैसे अब 350 का 10% पूछा है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि 350 का 10% ही पूछेगा। कुछ और भी कर देगा, 500 कर देगा, या 600 कर देगा, या दशमलव में कर देगा कि 600 का 15% कितना हो जाएगा। तो हमारा कंसेप्ट तो एक ही रहेगा, लेकिन सवाल का जो पैटर्न, जो सवाल की डाटा है उसको चेंज कर सकता है। तो इसलिए इस चीज को जानना जरूरी है कि अति लघुत्तरी 1 नंबर का होता है, बहुविकल्पी भी 1 नंबर का होता है, और लघुत्तरी आपका जो होता है वो 2 नंबर का होता है। ठीक, चलिए आइए सवाल की तरफ आते हैं हम लोग।
प्रश्न 87 कह रहा है 350 का 10% कितना होगा। तो 350 का 10% आप निकाल दीजिए। 350 का कितना, 10%। 10% हटाइए, नीचे 100 लगाइए, एक जीरो दो जीरो, एक जीरो ये, एक जीरो ये। तो 350 का जो 10% होगा वो कितना होगा, 35 होगा। कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है। सपोज दैट जैसे कोई बुक का मूल्य 350 रुपया है, बोल दिया है कि आपको 10% का डिस्काउंट हम दे देंगे। तो बताइए उस बुक की कीमत कितनी आपको चुकानी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, 350 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 रुपया। क्या उस बुक की कीमत आप 35 रुपया देंगे? नहीं। आप 350 में से 35 माइनस करके आपको देना देना होगा। तो कितना हो जाएगा, 315 रुपया दे देना होगा। ठीक है। तो यही चीज है, ये बेसिक चीजें हैं, इसको जानना बहुत जरूरी होता है और ऐसे तरीके के सवाल बन जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न 88 नंबर का रहा है, आयत किसे कहते हैं। प्रश्न पूछा नहीं गया है लेकिन जानना जरूरी है। आयत आपको पता होना चाहिए, जो ये आपका आयत है, इस तरीके से। आयत वह चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी वह चतुर्भुज, वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का होता है। क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। जैसे इसके सामने की भुजा ये बराबर होगी, इसके सामने की भुजा ये बराबर होगी, और प्रत्येक कोण कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। यानी लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर, और जितने चारों कोणे हैं सब आपस में प्रत्येक कोण कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। क्योंकि 9 चौके 36, टोटल कितना एंगल हो जाएगा, 360। ठीक। ये हुआ आयत। 89 प्रश्न देखिए, कह रहा है समांतर चतुर्भुज की तीन विशेषताओं को लिखिए। कह रहा है समांतर चतुर्भुज की तीन विशेषता। बताइए समांतर चतुर्भुज की तीन विशेषता क्या हो सकती है। समांतर चतुर्भुज की तीन विशेषता, पहली विशेषता तो ये हो सकती है कि इसके जो सम्मुख कोण होते हैं, देखिए इस तरीके से होता है समांतर चतुर्भुज। तो सॉरी, थोड़ा सा इस तरीके से, ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। पहली बात तो क्या, कि इनके सामने कोण बराबर होते हैं, यानी सम्मुख कोण, पहला सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और दूसरा हो जाएगा, सम्मुख रेखाएं भी बराबर होंगी, सामने सामने की जो रेखाएं होंगी वो भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। सम्मुख रेखाएं भी बराबर होती। तीसरा हो जाएगा, या किसी समांतर चतुर्भुज की विकर्ण बराबर है तथा बराबर एवं परस्पर लंबवत हो। यानी जो समांतर चतुर्भुज है, यानी यदि किसी समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर एवं परस्पर लंबवत हो, लंबवत हो
तो वह वर्ग होगा। एक कंडीशन है ये कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज विकर्ण जो हैं बराबर और परस्पर लंबवत होते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो जो चतुर्भुज है वो वर्ग हो जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है, वर्ग का रूप ले लेता है। तो पहला क्या है, पहला सम्मुख कोण बराबर होते हैं, दूसरा सम्मुख रेखाएं भी बराबर होती हैं, तीसरा यदि किसी समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर एवं परस्पर लंबवत हो तो वह क्या हो जाता है, वो जो चतुर्भुज होता है वो वर्ग का रूप धारण कर लेता है, यानी वो वर्ग हो जाता है। ठीक, ये है। चलिए अगला प्रश्न पूछा नहीं गया है लेकिन जानना थोड़ा सा जरूरी है इसलिए बता दिया जा रहा है। अगला विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? तो विषम बाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, असमान हो। इसको लिख लीजिए सीधा सीधा, वह त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा व तीनों कोण आपस में, तीनों कोण या तीनों कोण, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा व तीनों कोण आपस में अलग अलग हो। हो विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, सीधा सीधा यह कह लीजिए, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, वह त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं व तीनों कोण अलग अलग हो, चाहे इसको आपस में काट दीजिए, वह त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं व तीनों कोण अलग अलग हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाती हैं। सेंटेंस सही कर लीजिए, कहलाती हैं। ठीक, यानी ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं व तीनों कोण आपस में क्या हो जाए, अलग अलग, ये यानी ये एक है तो ये दो हो जाए, ये तीन हो जाए, तीनों भुजाएं क्या हो जाए, आपस में बराबर ना हो, यानी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। ठीक, और भुजाओं के साथ साथ उनके कोण भी अलग अलग। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न 91 देखिए, एक्स माइनस वाई में क्या जोड़े कि योगफल 2x प्लस वाई हो जाए। 2017 में प्रश्न पूछा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस तरीके के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। करा एक्स माइनस वाई में क्या जोड़ें कि योगफल इतना हो जाए। तो आप यहाँ इसको लिख लीजिए कि माना, माना एक्स माइनस वाई में क्या जोड़ दें, ए जोड़ दें। क्या कर दें, ए जोड़ दें, तब क्या हो जाए, अब कह रहे ना कि एक्स माइनस वाई में क्या जोड़ें कि योगफल इतना हो जाए। जैसे 5 में क्या जोड़ दें, क्या जोड़ दें कि योगफल 6 हो जाए, तो ऐसे लिखेंगे तो वही चीज यहाँ भी करना होगा। एक्स माइनस वाई में क्या जोड़ दे, ए जोड़ दे, जब ए जोड़ देंगे तो योगफल कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई। अब यहीं से ए का ही तो मान निकालना है, तो ए बराबर हो जाएगा 2x प्लस वाई, और ये इधर पंचांतर के बराबर के इस साइड में आएगा तो जो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, x वाला प्लस है तो माइनस हो गया, और y वाला माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब दो एक्स में से एक एक्स घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब y और y कितना हो गया, जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2y। यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, a की जो वैल्यू आ गई वो आ गई x प्लस 2y। यानी x माइनस वाई में x प्लस 2y जब जोड़ देंगे तो यही मिल जाएगा, 2x प्लस वाई, यही प्राप्त हो जाएगा। ठीक, ये हुआ। ये 91 नंबर प्रश्न है। 92 नंबर, वृत्त के तीन गुण बताइए, कह रहा है वृत्त के तीन गुण बता दीजिए। तो वृत्त के तीन गुण क्या होते हैं, जैसे देखिए ये वृत्त है,
ये ये वृत्त का केंद्र है। पहली चीज तो ये कि अगर पहले गुण में हम बात करें तो हम ये देखेंगे एक ही वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं आप खींचेंगे सब क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। तो पहले ये यहाँ पे हो जाएगा कि एक ही वृत्त की समस्त त्रिज्याएं समान होती हैं। समान होती, पहला हो गया। अब दूसरे की अगर हम बात करें तो ये वृत्त है और ये सीधा ये सेंटर पॉइंट है यहाँ पे। सेंटर पॉइंट से कहीं भी ऐसे सीधा खींचेंगे तो क्या करेगा, ये वृत्त खंड ये नहीं वृत्त को बांट देगा। यानी वृत्त के जितने भी व्यास होंगे सब केंद्र पर क्या कर देंगे, समद्विभाजित करेंगे। यानी केंद्र से दो भागों में बांट रहे, नहीं बांट रहे, एक भाग इधर हो जाएगा, एक भाग इधर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि वृत्त के सभी व्यास केंद्र पर केंद्र पर समद्विभाजित करता है, यानी समद्विभाग करते हैं। समद्विभाग करते हैं, ये हुआ। और तीसरी तीन गुण पूछ रहा है, तीसरा क्या है, तीसरा गुण ये हो जाएगा कि जो केंद्रीय वृत्त होते हैं कभी भी आपस में काटते नहीं है। यानी केंद्रीय वृत्त कभी भी आपस में काटते नहीं हैं। यही तीन गुण पूछ रहा था, तीन गुणा यहाँ पे बता दिया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 93 कह रहा है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। तो देखिए उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जैसे एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है। अब यहां से एक ऐसे रेखा खींच दिया जाए, या फिर एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, और ऐसे इस तरीके से एक रेखा खींच खींच दिया जाए, तो दोनों वृत्तों के लिए ये रेखा उभयनिष्ठ कार्य करेगी नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। तो वही चीज होती है कि दो वृत्तों को अगर स्पर्श करती हुई कोई रेखा जा रही है तो वही उसकी स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहलाएगी। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि दो वृत्तों को स्पर्श करने वाली रेखा, दो वृत्तों को स्पर्श करने वाली रेखा उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक, दो वृत्तों को स्पर्श करने वाली रेखा उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहलाती है। जैसा कि आपको दिखा भी दिए कि ये दो वृत्त है, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, और इससे जो स्पर्श करते हुए एक रेखा गई वो उभयनिष्ठ है। या एक वृत्त इधर ऐसे इस तरीके से, एक इस तरीके से, इसको भी स्पर्श करते हुए जा रही है, या एक इस तरीके से हो जाए और एक इस तरीके से हो जाए और इसको छूते हुए ये रेखा चली जाए, तब भी ये क्या होगी, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहलाएगी। ठीक, 94 कह रहा है प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। तो आपको पता होगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में काम आती हैं वही हमारी क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के लिए
प्रयुक्त की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे क्या? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, ईटीसी ऐसे अनंत तक। अगर गलती से आप जीरो लिख दिए, जीरो, एक, दो, तीन, जीरो जीरो शुरू कर दिए, तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं रह जाएगी। तब ये होल नंबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये होल नंबर हो जाती है तब। ठीक है। तो गलती मत करिएगा कि इसके आगे जीरो लगा दीजिएगा। जीरो जैसे ही लगाएंगे वो प्राकृतिक संख्या नहीं रह जाएगी। तब ये क्या आ जाएगी? वो होल नंबर हो जाएगी। ठीक। ये हुआ। अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है 95 नंबर कह रहा है, भाज्य भाजक एवं भागफल को परिभाषित कीजिए। यानी भाज्य को, भाजक को और भागफल को परिभाषित करना है। तो भाजक इस तरीके से होता है, भाजक बराबर होता है, भाजक बराबर, सॉरी, भाज्य बराबर, चलिए देखिए, भाज्य, भाजक, भागफल। यानी ये है भाजक और ये है भाज्य और इधर है ये भागफल। और यहाँ जो नीचे आता है वो क्या हो जाता है? शेष फल। अब ये कह रहा है भाज्य समझाना है, तो हम भाज्य के बारे में लिख देते हैं। भाज्य क्या होती है? तो भाज्य जो होता है वह संख्या होती है जिसमें भाग दिया जाता है। यानी वह संख्या जिसमें भाग दिया जाए, वह संख्या, वह संख्या जिसमें भाग दिया जाए क्या कहलाएगी? भाजक कहलाएगी। ठीक। जैसा कि यहाँ आपको हम आप दिखा दिए हैं कि भाज्य बीच में होता है। अब बात आती है भाजक। भाजक, तो भाजक क्या होगा? वह संख्या, वह संख्या जिससे, जिससे किसी संख्या में, किसी संख्या में भाग दिया जाए, जाए, भाग दिया जाए क्या कहलाएगी? भाजक। उसके बाद भागफल की बात कर लें। तो भागफल क्या होता है? भाजक के द्वारा भाग दिया जाना है भाज्य में, उसके बाद जितनी बार जाएगा वही क्या कहलाता है? भागफल कहलाता है। तो कह सकते हैं कि भाज्य में, भाज्य में भाजक से भाग देने पर, भाग देने पर जो संख्या, जो संख्या उत्तर के रूप में प्राप्त होती है, भागफल कहलाती है। भागफल कहलाती है। ठीक। भाग में भाजक से भाग देने पर जो संख्या उत्तर के रूप में प्राप्त होती है वही क्या कहलाती है? भागफल कहलाती है। ये आप बहुत बेसिक चीजें हैं, आप बहुत पहले से इस चीजों को पढ़े होंगे। और यहाँ पे आपको ये चीजें क्लियर दिखा भी दी गई हैं कि इस तरीके से होता है। ठीक है। अगला कह रहा है भिन्न से क्या तात्पर्य है? बिल्कुल सिंपल सवाल है, इसको आप होमवर्क, आपके लिए होमवर्क है जो करिएगा कि भिन्न से क्या तात्पर्य है, भिन्न कैसे होता है।
ठीक है, संयुक्त भिन्न किसे कहते हैं, ये भी आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। भागफल किसे कहते हैं, अभी हो चुका है भागफल, अभी भागफल इसके पहले ये यहाँ पे भागफल बता दिया गया कि भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो संख्या उत्तर के रूप में प्राप्त होती है वही क्या कहलाती है, भागफल। 99 नंबर देखिए, संख्या और 16,292 में छह का स्थानीय मान एवं जाति मान ज्ञात कीजिए। छह का स्थानीय मान और छह का जाति मान। देखिए स्थानीय मान तो ठीक है, जाति मान जिस किसी का भी पूछे जाति मान उसका वही होता है। जैसे अगर हम 16,292 में अगर हम छह का स्थानीय मान पूछें तो 6 × 1 लिखने के बाद 1 2 3 जीरो लगाएंगे, 1 2 3, तो कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। कितना हो गया, 6,000। ये इसका क्या हो गया, ये स्थानीय स्थानीय मान हो गया। अब क्या निकालना है, जाति मान। तो जाति जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, छह का छह ही होगा, दो का जाति मान दो ही होगा, नौ का जाति मान नौ ही होगा। जिस किसी भी संख्या का पूछे जाति मान उसका वही होता है। ठीक, ये 100 नंबर का है, 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर। भैया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा, 99,999, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी हो गई। और सबसे छोटी कितनी हो जाएगी, 10,000। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इसी घटा देना है, जो होगा उसका आंसर हो जाएगा। तो हो गया 9,9,9,9,8। ठीक, ये हो गया। अगला 101 नंबर का रहा है, 1 से लेकर के 100 तक की सभी समस्त प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये प्रश्न पूछा नहीं गया है, आता भी नहीं है, लेकिन मे भी रेयर केस में अगर आ गया तो क्या करेंगे। तो क्या आप 1 से लेकर के 100 तक की गिनती को जोड़ना शुरू करेंगे कि एक जोड़े फिर दो जोड़े फिर तीन जोड़े फिर चार जोड़े, इस तरीके से जोड़ने में पता चली कि 1 घंटा इसी में लग गया, है ना, बहुत समय लग जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, इसके लिए फार्मूला होता है। प्राकृतिक संख्या निकालने के लिए, n संख्याओं की प्राकृतिक संख्या निकालने के लिए फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है उसको देख लीजिए। n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है n n+1 बटा 2, यही होता है। तो n की वैल्यू यहाँ कितनी है, यहाँ n की वैल्यू क्या है, n बराबर 100 है, 1 से लेकर 100 तक, यानी n तक, n प्राकृतिक संख्या तक, 100 तक जहां तक कहेगा वही उसका n हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 100 × 100 + 1 बटा 2, तो कितना हो जाएगा, 100 × 101 बटा 2। तो कट गया, आया कितना, ये 50 बार गया। तो 50 से गुणा कर दीजिए, 50 × 101, तो हो जाएगा कितना, 5 × 1 = 5, 5 0 0, 5 × 1 = 5, 1 0 बढ़ा, तो आया कितना, 5,050। यानी 1 से लेकर के आप 100 तक की गिनती को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5,050 आ जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न कह रहा है परिधि को परिभाषित कीजिए। कह रहा है परिधि क्या होती है। तो आपको परिधि, ये देखिए परिधि आपका इस कुछ इस तरीके से होता है। जैसे देखिए ये वृत्त हो गया, वृत्त, ये इसकी बिंदु हो गई, मुख्य बिंदु। तो इसके जो चारों तरफ ये है, यही से क्या है, परिधि है, यही वाला क्या है, परिधि है, परिधि यही है। ठीक, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि वृत्ताकार घेरे के परिमाप को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। वृत्ताकार घेरे के परिमाप को वृत्त की परिधि कहते हैं। ठीक, ये अब परिधि का फार्मूला होता है
फार्मूला परिधि, परिधि बराबर क्या होता है? परिधि बराबर 2 पाई आर, जहां आर क्या है? त्रिज्या। आर क्या होता है? ये त्रिज्या। ठीक, आर इजकल टू त्रिज्या हो जाए। पाई, पाई का मान क्या होता है? पाई इजकल टू क्या होता है? 22/7 या 3.14। ठीक, ये होता है। तो यही हुआ वृत्त की परिभाषा, वृत्त परिधि की परिभाषा और फार्मूला हो गया। ठीक है, अब अगला करा कोण की परिभाषा। ये सब परिभाषाएं पूछ रहा है। कोण की परिभाषा, कोण किसे कहते हैं? तो कोण कैसे बनता है? जब तक दो रेखाएं नहीं मिलेंगी तब तक कोण नहीं बनेगा। जैसे कुछ इस तरीके से हो जाए या कुछ इस तरीके से हो जाए, तो ये आपस में क्या बनाती हैं? कोण बनाती हैं। तो सीधा सीधा दो रेखाओं या दो किरणों के बीच का जो झुकाव होता है वही क्या कहलाता है? कोण। यानी आप सीधे से लिख सकते हैं कि दो रेखा या दो किरणों के बीच का झुकाव ही कोण कहलाता है। दो रेखा या दो किरणों के बीच का झुकाव बीच का झुकाव कोण कहलाता। ठीक, ये हुआ जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो तीन असंरेख बिंदुओं से द्वारा जो बनी हुई रेखाएं होती हैं वो त्रिभुज कहलाती हैं। तीन असंरेख बिंदु, एक ये एक सॉरी तीन असंरेख बिंदुओं को जब सरल रेखाओं द्वारा मिलाते हैं तो क्या बनता है? त्रिभुज। जैसे एक ये 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 असंरेख में खींची गई है, एक ही, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। तो तीन असंरेख बिंदुओं से मिलाने वाली, यानी तीन असंरेख बिंदुओं को सरल रेखाओं द्वारा मिलाने पर जो आकृति बनती है वो क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। ठीक, इसको लिख लीजिएगा। वर्ग से क्या आशय है? अब वर्ग किसे कहते हैं? तो चार समान भुजाओं से जब घिरी हुई जो आकृति होती है, चार समान भुजाओं से घिरी हुई आकृति को वर्ग कहते हैं। चार समान भुजाओं से घिरी हुई आकृति को वर्ग कहते हैं। चार समान भुजाओं से घिरी हुई आकृति को वर्ग कहते हैं। ठीक, अगला व्यास किसे कहते हैं? अब व्यास क्या होता है उसको? व्यास, जैसे ये वृत्त है, अब वृत्त का एक केंद्र है, केंद्र बिंदु से कहीं से भी जब केंद्र बिंदु से जाते हुए इसको दो अर्ध भागों में बांटेगा तो वही क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। कहीं भी जाएगा, कहीं कितने भी रहेंगे, अगर वो केंद्र बिंदु से होकर जा रहा है तो वही उसका क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। यानी आप लिख सकते हैं कि वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है वही वृत्त का क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। ठीक है, तो ये सब प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन इतना जान लीजिए और आपको पता भी होगा कि व्यास क्या होती है, ये चीजें जानते होंगे। व्यास क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा क्या होती है, ये त्रिज्या है। ठीक, और इसमें एक जीवा भी होता है, जीवा को भी जान लीजिए। जीवा को बताया है कि केंद्र बिंदु से ना होकर के बाकी कहीं मिलाएंगे सब जीवा होगी। केंद्र बिंदु पे भी होती है, जो हमारी व्यास होती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी हमारी जीवा जो होती है वो हमारी क्या होती है? व्यास होती है। तो ये सब चीजें कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो आज 106 प्रश्न तक, अर्थात हम अति लघुत्तरी प्रश्न को बिल्कुल कंप्लीटली रूप से खत्म कर दिए हैं। आपको हर एक सवालों को समझा करके, बता करके आज अति लघुत्तरी प्रश्न एंड हो गया है। अब जो चलेगा, अब हमारा चलेगा लघु उत्तरी प्रश्न चलेगा। ठीक है, तो आप 106 प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और इसके पहले बहुविकल्पी प्रश्न कराए गए हैं उसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। तो इसके बाद हम लोग लघु उत्तरी प्रश्न पढ़ लेंगे, जिससे जो 2 नंबर का प्रश्न आता है उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि उसमें समय लगता है और प्रश्न वहां पे इस तरीके से बनते हैं कि
उस सवालों को हल करने में समय जाता है। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लघु उत्तरीय प्रश्न से चर्चा करेंगे। ठीक है। और प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दिया करिए। आप लोग वीडियो देखने के बाद लाइक नहीं करते। ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।